बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर का पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द मसल डिसऑर्डर्स, डिजीज़ रिलेटेड टू मसल। उसमें हमने 4 डिसऑर्डर्स को डिफाइन किए थे, लाइक मसल फैटीग, मसल टेटनी, मसल क्रैम्प एंड द टेटनस। इसका जो पहला लेक्चर है, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने मसल फैटीग को ही डिस्कस किया था। तो उसी का सेकंड पार्ट है, उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मसल टेटनी, मसल क्रैम्प एंड फोर्थ वन इज द टेटनस। इन चीज़ों का फोकस रहेगा हमारे इस लेक्चर में। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड डिसऑर्डर, दैट इज द मसल टेटनी। और मसल टेटनी है क्या? मसल टेटनी इट इज इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में कंटिन्यूअसली कंट्रैक्शन का होना, स्केलेटल मसल में continuous state of muscle contraction. When it comes to the skeletal muscle, जब हम skeletal muscle की बात करेंगे, the property of the skeletal muscle is it is voluntary in nature. It is under our control. हमारे कंट्रोल में ये मसल्स जो हैं काम करते हैं, skeletal muscles जो हैं। लेकिन यहाँ पे skeletal muscles में ही involuntary contraction का होना, that we call the muscle tetany. यहां पे ये जो कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन यानी कि स्टेट ऑफ ट्विचिंग और कन्वल्जन मूवमेंट्स, जो जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं मसल्स में, जब मसल्स में ट्विचिंग हो, कन्वल्जन मूवमेंट यानी मीन्स कि कन्वल्सिव मूवमेंट्स जब मसल्स में टेक्स प्लेस हो और मसल जो है दैट विल वो कंटिन्यूअसली इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन मसल्स की हो जाए, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड द मसल टेटनी। यहां पे जो कंट्रैक्शन है मसल, ये वाली कंट्रैक्शन है दैट इज द डिसऑर्डर रिलेटेड। ये वाली कंट्रैक्शन ये किसी चीज की डिफिशिएंसी की वजह से ये वाली कंट्रैक्शन यहाँ पे हो रही है, और दैट इज वाई यहाँ पे ये डिसऑर्डर है, ये प्रॉब्लम है, मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है। उस स्टेट को, जिस स्टेट में मसल्स ट्विच करें, मसल्स जो है वो कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस मसल्स में हो जाए, टेक्स प्लेस हो जाए, और मसल्स में कन्वल्सिव मूवमेंट्स जो है वो शुरू हो जाए। मसल्स में इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इन जो कन्वल्सिव मूवमेंट्स हैं वो शुरू होने लगे मसल्स में। कन्वल्सिव मूवमेंट्स मीन्स के इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट्स, लाइक कि किसी बंदे को वो मिर्गी आ जाती है ना, वो थरथरात वो मिर्गी आ जाती है किसी बंदे को, तो उन मूवमेंट्स को, उस स्टेट में मसल्स वो है कंटिन्यूअसली स्टेट इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस मसल्स में हो रहा है। तो किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी डिफिशिएंसी, कुछ चीज की कमी है जिसकी वजह से मसल्स में ये कन्वल्सिव मूवमेंट, ये इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट टेक्स प्लेस हो रहे हैं, तो इस स्टेट को हम मसल टेटनी बोलते हैं। ये वाली कंट्रैक्शन जो है, ये कंट्रैक्शन यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिस इज प्रॉब्लम, दिस कंट्रैक्शन, ये जो यहाँ पे कंट्रैक्शन है दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज नॉट कि ये जो कुछ एटीपी की कमी है, नहीं, ये जो कंट्रैक्शन है ये प्रॉब्लम है किसकी, किसी डिफिशिएंसी की, बॉडी में कुछ कमी है, जिस कमी की वजह से या बॉडी में कुछ डैमेज हो चुका है, तो वहां पे प्रॉब्लम अराइज होती है इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन की। अब हम दिस मसल टेटनी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस सिम्टम्स। बहुत से सिम्टम्स की कैरेक्टराइजेशन है इस मसल टेटनी की। तो मेनली 2 सिम्टम्स आर देयर। इस मसल कंट्रैक्शन की 2 सिम्टम्स हैं जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज द नॉन सीवियर सिम्टम, और सेकंड सीवियर जो है दैट इज द सीवियर सिम्टम। सीवियर, नॉन सीवियर सिम्टम में क्या होता है, इस मसल टेटनी की बात कर रहे हैं। फर्स्टली एबनॉर्मल पेन होने लगती है बॉडी में। बॉडी में क्या होता है, इस नॉन सीवियर सिम्टम जो है इस मसल टेटनी का, दैट इज द एबनॉर्मल पेन इन द बॉडी। सेकंड, और क्रोनिक डायरिया।
क्रॉनिक डायरिया रह जाता है। जब एबनॉर्मल पेन होगी, यहाँ पे एबनॉर्मल कंट्रैक्शन है, ये जब एबनॉर्मल कंट्रैक्शन होगी बॉडी में तो एबनॉर्मल पेन होगी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वहां पे क्रॉनिक डायरिया होगा। और थर्ड पॉइंट दैट इज द मसल एक। मसल में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, पेन लाइक फीलिंग्स, दैट वी कॉल द मसल एक। टायर्डनेस आ जाती है मसल्स में। और क्या होता है, मसल जो है वो स्पाज्म में चले जाते हैं, मसल्स कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट करते रहते हैं, इनवॉलेंट्री, यानी कि एबनॉर्मल कंट्रैक्शन है, ये नॉर्मल लेवल की कंट्रैक्शन नहीं है। यहां पे जब मसल ट्विचिंग करे या कन्वल्सिव मूवमेंट्स मसल्स में टेक्स प्लेस हो, वो कन्वल्सिव मूवमेंट्स जो है वो कंट्रैक्शन इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन है। इन केस ऑफ द स्केलेटल मसल इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन हो, उस इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन जो है वो एबनॉर्मल तरीके की हो, वो नॉर्मल तरीके की नहीं हो, तो उससे क्या होगा, ट्विचिंग, बॉडी में ट्विचिंग, बॉडी में कन्वल्सिव मूवमेंट्स होने शुरू होने लग जाएंगे। लाइक कि जब हम ये आईलिड्स की बात करेंगे, हमारे आईलिड्स वो क्या होते हैं, वो ट्विच होते हैं ना, वो कन्वल्सिव मूवमेंट्स यहाँ पे टेक्स प्लेस होती हैं। और जब हम नोटिस करते हैं, और दूसरी बात, जब हम किसी को नोटिस करते हैं, किसी की आईलिड जो है वो इनवॉलेंट्री कंटैक्ट करते रहते हैं, देखो दिस आई इज द स्केलेटल मसल, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ये आईलिड जो है, यहां पे ये वो कंट्रैक्ट कंटिन्यूअसली इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल तरीके से, वो कन्वल्सिव मूवमेंट है, वो जर्किंग मूवमेंट है, सडन मूवमेंट्स होती है वहां पे। तो जब हम किसी बंदे को, इस ऐसे बंदे को नोटिस करते हैं, तो वहां पे हम इरिटेशन आ जाती है, इरिटेटेड होते, इरिटेटिंग सिचुएशंस हम वहां पे क्रिएट होते हैं, हम इरिटेट होते हैं जब हम उसकी ओर देखते हैं। वही मूवमेंट्स इसी स्टेट में जब मसल इस एबनॉर्मल तरीके से इनवॉलेंट्री कंट्रैक्ट करे, दैट स्टेट इज कॉल्ड द मसल टेटनी, दिस इज द डिजीज, और दीज वर द नॉन सीवियर सिम्टम्स। तो अब व्हेन इट कम्स टू द सीवियर सिम्टम्स, जब हम सीवियर सिम्टम्स की ओर चले जाएंगे, तो सीवियर सिम्टम्स में क्या होता है, इस मसल टेटनी से क्या होता है, लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो लॉस होता है। मसल्स और नर्वस सिस्टम, नर्वस एंड द मसल्स दे आर कोऑर्डिनेटेड, जब ये कोऑर्डिनेशन, जब इनकी कोऑर्डिनेशन बन जाती है तो नॉर्मल तरीके की कंट्रैक्शन हो जाती है। तो जब इनमें कोऑर्डिनेशन, इस मसल्स और नर्वस में कोऑर्डिनेशन का लॉस हो, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगी, तो इट इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस मसल टेटनी। और दूसरा क्या होता है जो सीवियर सिम्टम है इसका, दैट इज द लॉस और चेंज इन द विजन। विजन में क्या होता है, लॉस होता है या चेंज होता है, हो जाता है विजन। और क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है, हमारे जब हमारे वो एरिया, वो साइट्स पैरालाइज हो जाते हैं, इस मसल टेक्निक की वजह से पैरालाइज हो जाता है। लाइक वन साइड ऑफ फेस में वीकनेस आने लग जाती है, तो फेस जो है वो एक साइड चले जाता है, ये चले जाता है। या क्या होता है, या माउथ जो है, माउथ में वीकनेस आ जाती है, और माउथ की वीकनेस की वजह से माउथ जो है एक साइड चला जाता है, ऐसे होने लगता है। ठीक, ये मसल जो है ये कंटिन्यूअसली स्पाज्म करने लगते हैं। और क्या होता है, स्लर्ड स्पीच, यानी कि ये जो जिस बंदे को व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू द मसल टेटनी, उसमें क्या सिम्टम ये भी पाया जाता है कि ही इज नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली, वो बातें अच्छी तरीके से, वो लाउडर बातें नहीं कर पाता है, वो वर्डों को अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाता है, बिकॉज क्योंकि ये मसल जो है, इसका फेस जो है एक साइड चला जाता है, उसका फेस जो, वो फेस की मसल्स या माउथ जो है वो एक साइड की ओर चले जाता है। नमनेस इन वन साइड, एक ना एक साइड वीकनेस में वीकनेस आ जाती है, एक साइड चले जाता है फेस या माउथ, ड्यू टू विच एज अ रिजल्ट क्या होता है, he is not able to pronounce the words properly, as well as he is not able to get the words। और उसमें क्या आती है, मेमोरी में कुछ सडन डिफिकल्टीज आ जाती है, टॉकिंग में, राइटिंग में, रीडिंग में, इन ऑल दीज थिंग्स ही इज नॉट एबल टू, ही इज नॉट एबल कि वो अच्छे से उन चीजों का रेस्पॉन्स दे। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये सिम्टम्स जो थे, ये मसल टेटनी के सिम्टम्स थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो मसल टेटनी है, मसल टेटनी किस चीज की वजह से होता है? तो व्हाट इज द मेन कॉज बिहाइंड दिस डिसऑर्डर दैट वी कॉल द मसल टेटनी? मेन चीज क्या है इसका मेन कॉज क्या है? मेन कॉज यही है, जो हमारी बॉडी में क्या होता है, कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम लेवल लो होने की वजह से दिस मसल टेटनी इज कॉज्ड बाय द लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। बॉडी में जब कैल्शियम लेवल कम होती है, इस
कम कैल्शियम लेवल होने की वजह से बॉडी में क्या हो जाता है, बॉडी में मसल टेटनी आ जाता है। और इस रहा सवाल, इस कैल्शियम लेवल की वजह से एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मल कंट्रैक्शन, कन्वल्सिव मूवमेंट्स टेक्स प्लेस हो रही है बॉडी में। तो इस कैल्शियम की वजह से क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है, ठीक, न्यूरॉन मीन्स कि जो रिसीव करता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ट्रांसमिट में वो नर्व इम्पल्स करता है, जो न्यूरॉन होता है, इस कैल्शियम की कमी की वजह से न्यूरॉन जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है। न्यूरॉन का ओवर एक्साइटेड होना, न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाना, न्यूरॉन ओवर एक्साइटेशन हो जाना, किसकी वजह से न्यूरॉन ओवर एक्साइटेड हो जाता है, किस वजह से न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, ड्यू टू विच इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस होती है। कैल्शियम, बॉडी में कैल्शियम की लेवल कम जब होती है, जो कैल्शियम लेवल बॉडी की कंट्रैक्शन के लिए, बॉडी की नॉर्मल कंट्रैक्शन के लिए, दैट इज वेरी वाइटल, दैट इज वेरी एसेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के बिना कंट्रैक्शन तो नहीं हो पाएगी, लेकिन यहां पे कंट्रैक्शन तो होती है ना, लेकिन क्यों होती है, इस कैल्शियम की लेवल की वजह से, कैल्शियम की लेवल कम होने की वजह से न्यूरॉन जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, न्यूरॉन का गुस्सा आ जाता है, न्यूरॉन को गुस्सा आ जाता है। जब न्यूरॉन को गुस्सा आ जाता है तो न्यूरॉन जो है वो कंटिन्यूअसली नर्व इम्पल्स भेजता है, वो कंटिन्यूअसली मसल सेल को क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। जब न्यूरॉन ओवर एक्साइटेड हुआ तो ये कंटिन्यूअसली क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली नर्व इम्पल्स भेजता है, कम्युनिकेट करता है, क्या, मसल को कम्युनिकेट करता है। जब ये कम्युनिकेट मसल को कंटिन्यू करता है, एज अ रिजल्ट वहां पे क्या होता है, वहां पे कन्वल्सिव मूवमेंट्स, वहां पे मसल स्पाज्म में चले जाते हैं, वहां पे इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस होती है। दिस एबनॉर्मल कंट्रैक्शन, involuntary abnormal contraction, convulsive movement, these convulsive movements are caused by the over excitation of the neuron. This neuron is over excited only when there is the calcium level, when there is low calcium level in the body. as a result neuron को गुस्सा आ जाता है और न्यूरॉन जो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, एज अ रिजल्ट वहां पे मसल जो है इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस, एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन टेक्स प्लेस होती है। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड मसल टेटनी। यहां पे क्या होता है, न्यूरॉन जब नॉर्मल तरीके से, न्यूरॉन को क्या होता है, जब कैल्शियम की लेवल बैलेंस्ड होती है तो न्यूरॉन ओवर एक्साइटेड नहीं होता है, न्यूरॉन खुश होता है, वो अपनी फंक्शन प्रॉपरली स्मूथ इफेक्टिवली करता है। अब जब न्यूरॉन को कमी आ जाती है तो कैल्शियम लेवल की, तो न्यूरॉन गुस्से में आ जाता है और न्यूरॉन ओवर एक्साइटेड हो जाता है। तो दैट वाज द मसल टेटनी। लेट्स मूव ऑन, मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्या है? मसल क्रैम्प मीन्स टेटनिक कंट्रैक्शन ऑफ इंटायर मसल। मसल में टेटनिक कंट्रैक्शन होना, मसल्स में टेटनिक कंट्रैक्शन होना। और मसल क्रैम्प्स जो होते हैं ये ये भी सडन इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन है। पूरे मसल में या एक मसल में सडनली कंट्रैक्ट होना, मसल वो टेटनिक कंट्रैक्शंस में चले जाना, मसल्स का इनवॉलेंट्री और सडन कंट्रैक्शंस का होना, ठीक। मसल्स में अनएक्सपेक्टेड और सडन टाइटनिंग आ जाना, ठीक। मसल्स में सडन और अनएक्सपेक्टेड टाइटनिंग मसल्स में आ जाना, मीन्स कि मसल्स में क्या होता है, मसल अकड़ जाते हैं, इस मसल क्रैम्प से मसल अकड़ जाते हैं। और दिस मसल क्रैम्प इट कैन बी वेरी पेनफुल, ये बहुत पेनफुल होता है। इसमें सिटअपनेस ऑफ द मसल्स आ जाती है, इसमें मसल जो है वो टाइट होने लगते हैं, मसल जो वो अकड़ने लगते हैं। मसल्स क्या होता है, ये क्यों होता है, ये मसल्स क्यों टाइट होते हैं? जब हम मसल्स क्रैम्प आते हैं, जब हम कोई वर्कआउट करते हैं, हार्ड वर्कआउट करते हैं, हार्ड वर्कआउट के बाद स्पेशली जब हम नाइट की बात करेंगे, जब दिन को हम हार्ड वर्कआउट करते हैं, फिर रात को क्या होते हैं, घर आ जाते हैं, तो रात में क्या होता है, मसल्स में स्पेशली जो लेग का मसल है, पूरे लेग का मसल है, लाइक थाई मसल है, लाइक मोस्टली जो कफ मसल है, इनमें क्रैम्प आने लग जाते हैं। और उस क्रैम्प की फीलिंग्स क्या होती है कि हम जब क्रैम्प आ जाता है, हम वी आर नॉट एबल टू इवन मूव लिटिल बिट, हम मूवमेंट कर ही नहीं सकते उस पार्ट को, उस टाइम जब मसल्स में, कफ मसल्स में क्रैम्प आ जाए या थाई मसल्स में क्रैम्प आ जाए, हम इस लेग को उठा ही नहीं पाते हैं। इतनी पेनफुल फीलिंग्स क्रिएट हो जाती है इस क्रैम्प की वजह से। ये एक्सरसाइज, जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज के बाद ये चीजें, ये अनएक्सपेक्टेड टाइटनेस पूरी इंटायर मसल्स में आ जाता है। ये
क्यों अनएक्सपेक्टेड ये मसल्स क्रैम्प, ये मसल क्रैम्प, ये अनएक्सपेक्टेड टाइटनिंग पूरे मसल्स में आ जाना, ये क्यों आ जाता है? देयर इज द कॉज बिहाइंड दिस थिंग, बहुत ही बड़ा कॉज है। देयर आर द 3 मेन कॉजेज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प के लिए 3 बड़े कॉज हैं। फर्स्टली इज द लो शुगर लेवल इन द ब्लड, ब्लड में शुगर लेवल की कमी होना या लो ग्लूकोज लेवल इन द मसल्स में ग्लूकोज लेवल कम होना। तो दिस शुगर लेवल एंड दिस ग्लूकोज लेवल मसल्स में कम होना या ब्लड में कम होना, दैट वी कॉल्ड द हाइपोग्लाइसेमिया। इस चीज को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। मसल टेटनी में कैल्शियम की कमी थी तो दैट वी कॉल द हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से मसल्स में मसल टेटनी आ जाता है, न्यूरॉन ओवर एक्साइटेड होता है। तो यहां पे मसल क्रैम्प में क्या होता है? मसल क्रैम्प में इसमें यहां पे ब्लड लो शुगर लेवल होता है ब्लड में, और सेकंड लो और क्या होता है? ग्लूकोज लेवल भी कम होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द हाइपोग्लाइसेमिया। इस हाइपोग्लाइसेमिया की कमी की वजह से जब ग्लूकोज कम हो, क्योंकि जब हमने दिन में वर्कआउट की, कौन सी वर्कआउट की? एनारोबिक वर्कआउट की, बहुत हार्ड वर्कआउट की, ठीक, मैक्सिमल टाइप ऑफ एक्सरसाइज की, स्ट्यूनियस टाइप ऑफ एक्सरसाइज की, तो रात को जब हम रेस्ट पे आए तो मसल्स में ग्लूकोज कम हुआ, ठीक। अगर हमने जब एक्सरसाइज की तो ग्लूकोज की लेवल कम होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। तो हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से ये मसल क्रैम्प आने लगते हैं। फर्स्ट कॉज। सेकंड कॉज डिप्लीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से। देयर इज द इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर द एसेंशियल, बॉडी की बेसिक फंक्शन के लिए दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर एसेंशियल। दीज इलेक्ट्रोलाइट्स हेल्प अस इन जनरेटिंग एंड कंडक्टिंग द एक्शन पोटेंशियल अलोंग द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के अलोंग ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, दे आर द बेसिक एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी की फंक्शन के लिए ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो दे आर द एसेंशियल, दे प्लेस वाइटल रोल इन द बॉडी। तो इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट और कंडक्ट होता है अलोंग द मोटर न्यूरॉन। दैट इज व्हाई इस डिप्लेशन होती है इस इलेक्ट्रोलाइट की, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की डिप्लेशन होती है, इम्बैलेंस होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक कि टू लिटल पोटेशियम कम होता है, बहुत ही कम पोटेशियम कम होने की वजह से जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स कम होते हैं हमारी बॉडी में। मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो इन चीजों की वजह से, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कम होने की वजह से मिनरल्स जो वो कम होते हैं। और क्या होता है? ब्लड फ्लो भी कम होता है। आर्टरीज नैरो होते हैं ना, आर्टरीज जो नैरो होते हैं, जो ब्लड सप्लाई करते हैं टुवर्ड्स द वर्किंग टिश्यूज। जब हमने हार्ड एक्सरसाइज की, ग्लूकोज हाइपोग्लाइसेमिया है, तो हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। और इस क्या हुआ है, और वो जो नैरो होते हैं, ब्लड टू मच ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता है कि हाँ कहां पे? वर्किंग टिश्यूज की ओर। तो आर्टरीज जो वो नैरो हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की डिप्लीशन की वजह से। और थर्ड रेस्पॉन्सिबल कॉज फॉर दिस मसल क्रैम्प, दैट इज द डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में फ्लूइड लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट ग्लैंड की वर्किंग होती है यहाँ पे। तो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है, हमारी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट होती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से दीज मसल क्रैम्प्स आर एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज होने लगते हैं, ये बॉडी में इनकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज वर द 3 रेस्पॉन्सिबल कॉजेज। अब सवाल ये रहा है कि रिस्क फैक्टर्स ये है कि ये जो मसल क्रैम्प है ये ओल्ड एज, इनके अलावा ओल्ड एज पीपल जो है, जो ओल्डर पीपल है, उनमें ज्यादा एक्सपोज होने की चांसेस है, क्योंकि उनमें मसल मास जो होता है वो कम होता है, जो ओल्डर पीपल होते हैं। तो दैट इज वाई उनमें भी मसल क्रैम्प आने लगते हैं। और दूसरी बात, ज्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब कोई फीमेल जो होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादा ये मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं उसमें। और थर्ड जो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, मेडिकल कंडीशन, अगर कोई पेशेंट है, ऐसा इलनेस है, कोई उसकी डायबिटीज है, तो इस मेडिकल इश्यूज की वजह से भी मसल क्रैम्प आ सकते हैं। या जो ओवरवेट है, जो ओबीज लोग हैं, जो ओबीज ओवरवेटेड पीपल है, तो उनमें भी मसल क्रैम्प आने की ज्यादा चांसेस है। तो लास्ट, दैट इज द टेटनस। ये वाला भी एक मसल डिसऑर्डर है। टेटनस क्या है? इट इज द एक्यूट इन्फेक्शन। ये जो मसल क्रैम्प जो था, ये भी
इसकी हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से। और ये जो ये था मसल टेटनी जो था, ये हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से, हाइपोकैल्शियमिया की वजह से क्या हुआ, ये काज हुआ यहाँ पे। अब जो टेटनस है, दिस इज द इन्फेक्शियस रिलेटेड डिजीज। ये जो टेटनस है ये इन्फेक्शियस रिलेटेड डिजीज है। ये वाला टेटनस जो है, ये टेटनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में क्या होता है, बॉडी में ये डिसऑर्डर शुरू होने लगता है। तो ये किस चीज की वजह से होता है, इसका रेस्पॉन्सिबल कॉज है, एक बैक्टीरिया होता है, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड द क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई इज द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया दैट इज फाउंड इन एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट। पूरे एनवायरनमेंट में इस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई को पाया जाता है, लाइक इन द सॉइल, लाइक इन द मैन्यूअर, लाइक इन द डस्ट्स, हर जगह पाया जाता है। देखो क्या होता है, जब इंसान को कोई वाउंड आ जाता है, कोई वाउंड लग जाता है, कोई कट लग जाता है, इंजुरी आ जाती है, तो क्या होता है, ये मैंने पहले ही बताया, ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, इट इज फाउंड इन एवरीवेयर इन द एनवायरनमेंट। तो जब हमें कोई वाउंड लग जाता है, तो वाउंड लगने के बाद क्या बोलते हैं कि जल्दी इसको अंडर 24 आवर इसका टेटनस किया जाए, सो दैट कि इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। ये टेटनस जो वैक्सीन है, इंजेक्शन है, वो क्या करे, वो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस करे, सो दैट दिस बैक्टीरिया विल नॉट टेक्स प्लेस फर्दर, ये बॉडी में प्रोड्यूस ना हो जाए। ठीक, तो क्या करते हैं हम, प्रॉपरली टेटनस करते हैं। तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई हमारी बॉडी में कैसे इंटर हो जाता है और एज अ रिजल्ट एक्यूट इंफेक्शन हो जाता है, और दैट वी कॉल द टेटनस। तो टेटनस की बीमारी लग जाती है। टेटनस की बीमारी जो होती है वो हैपन होती है। क्या होता है, जब हमें कोई वाउंड लग जाता है, कोई इंजुरी आ जाती है, कोई कट लग जाता है, ठीक, और उसके बाद हम वैक्सीन नहीं करते हैं, प्रॉपरली वैक्सीन टेटनस नहीं करते, इंजेक्शन नहीं लगाते, तो ये मीन्स कि ये वाला डिसऑर्डर है, ये अनट्रीटेड रह जाता है। इसका अनट्रीटेड रह जाना क्या होता है, तो इसका अनट्रीटेड यही रह जाए, इसकी अनट्रीटेड की वजह से ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, ये बॉडी में एंटर होता है, ये हमारी बॉडी में एंटर होता है। जब हमें कोई इंजुरी आ जाती है, जब हमें कोई कट लग जाता है, जब हमें कोई ये वाउंड आ जाता है, वाउंड लग जाता है, तो वाउंड हमें लगता है कहीं पे एनवायरनमेंट, अराउंड द एनवायरनमेंट, हमारे अराउंड सारा एनवायरनमेंट पड़ा हुआ है, तो इन द एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं पे हमें वाउंड लगेगा। तो देयर इज इन द एनवायरनमेंट देयर इज द क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया। तो जब हमें वाउंड लगा, तो ये इस वाउंड के थ्रू ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये एंटर हो जाता है हमारी बॉडी में। जब ये एंटर बॉडी में हो जाता है, तो क्या होता है, इट विल लीड इनवॉलेंटरी मसल स्पॉज़म्स और स्टिफनेस। और मसल्स जो है, मसल्स स्पॉज़म होने लगते हैं, मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। तो क्योंकि ये हमने राइट टाइम पे इसका इलाज नहीं किया, ये अनट्रीटेड रही, मीन्स कि जब कोई भी इंजुरी आई, इंजुरी के बाद हमने उसको ट्रीट नहीं किया, वहां पे उस इंजुरी के थ्रू क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई इन्फेक्शन जो है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, वो अंदर बॉडी में एंटर हुआ। बॉडी में एंटर होने के बाद क्या हुआ, इट विल लीड इनवॉलेंटरी मसल स्पॉज़म और टाइटनिंग मसल्स होने लगे, मसल्स का स्टिफनेस होने लगा। और क्या होता है, कहां पे ज्यादा होने, और जो नेक मसल है, नेक मसल, दिस इज द मेन साइट जिस पे ये जहां पे ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। when it remains untreated this disease, there we will not take the प्रॉपर ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम। तो क्या ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से इनवॉलेंटरी स्पाज्म मसल्स में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, और ये जो नेक मसल है ये अकड़ने लगते हैं, ये स्पाज्म में आने लगते हैं। ठीक, ये वाले नेक मसल्स हैं। ठीक, और नेक मसल्स की वजह से क्या होता है, ये जब एबनॉर्मलिटी आ जाती है इसमें, इन मसल्स में ये स्टिफनेस आ जाती है, ये मसल स्टिफनेस में आ जाते हैं। और जो जाम मसल है, जबड़े हैं, ये लॉक हो जाए, इवन के ये लॉक हो जाता है, मुंह लॉक हो जाता है, ये जाम मसल जो है ये लॉक हो जाते हैं। और इवन वी कैन दिस टेटनस डिसऑर्डर, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर, ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज द रिमार्केबल पॉइंट यहाँ पे इन दिस डिसऑर्डर, दैट दिस टेटनस इज it can lead to the death. This is the life-threatening disorder in the muscles if it remains untreated. अगर ये untreated रही, then
ये अब कैसे इस डेथ की ओर ये ले जा सकता है। अब जब ये अनट्रीटेड रहा, यहाँ पे लॉक के मसल्स जो है ये लॉक होने लगे, ये मसल सिटअप होने लगे, स्पाज्म होने लगे, नेक मसल जबड़े जो है ये लॉक होने लगे। और यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स है, जो हमारा रिब केज है, तो इन्हीं की वजह से एक्सपेंड होते हैं ना, जब इनहेल और एक्सहेल होता है, जब ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज का जब प्रोसेस होता है, तो ये जो क्या होता है, ये एक्सपेंड होते हैं, ये रिब केज, इंटरकोस्टल मसल्स, ये इंटरकोस्टल मसल्स भी ये भी स्टफ होने लगते हैं, इनमें भी नैरोनेस आ जाती है, ये भी नैरो होने लगते हैं, तंग होने लगते हैं इस इंफेक्शन की वजह से, इस टेटनस की वजह से, इस बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से, इस क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी मसल्स जो है ये भी नैरो होने लगते हैं, ये इवन कि ये पैरालाइज होने लगते हैं। जब ये पैरालाइज होने लगते हैं तो कंसिक्वेंटली देयर विल बी द डिफिकल्टी इन एक्सचेंजिंग द गैसेस। तो गैसेस तो एक्सचेंज नहीं हुए ना, जब ये नैरोनेस आ गई, जब रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज हुई, व्हेन देयर इज वीकनेस, व्हेन देयर इज स्टिफनेस इन द मसल्स, और ये विंड मसल जो है ये नैरो होने लगते हैं, अल्टीमेटली ये पैरालाइज होने लगते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हुए तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, इट विल लीड टू द डेथ। तो सो इट वाज ऑल अबाउट दिस मसल डिसऑर्डर को हमने दो पार्ट्स बनाए, दो पार्ट्स में इन मसल डिसऑर्डर्स पे बात की। पार्ट 1 में जो पहला पार्ट है इसका, उसमें हमने मसल फैटिग को डिस्कस किया है, और इस पार्ट में हमने मसल टेटनी, दिस इज कॉज्ड बाय हाइपोक्लैशिमिया, एंड थर्ड वन इज द मसल क्रैम्प, दिस इज कॉज्ड बाय द 3 responsible causes. First is hypoglycemia, second is the depletion of the electrolytes, and third one is the dehydration, loss of the fluid in the body, and the last one disorder, that is the tetanus. This is bacterial infectious disease. This disease is caused by the bacteria. That bacteria is called the Clostridium tetani. That Clostridium tetani enters in our body through the wound, through the injury, when it cuts in our body, it enters in our body. If it remains untreated, it will be life threatening. The muscles, it can lead to the muscle spasms or the stiffness in the muscles, especially in the neck muscle, jaw muscle, it will be locked, and the respiratory muscles will be paralyzed if it remains untreated. This Clostridium tetani bacteria is life threatening if it remains untreated. So it was all about this lecture. I hope I have tried my best in clarifying the concept, in clarifying this muscle disease. So all the very best. Thank you.